Am I audible? Okay. I think I covered up to this point in the previous lecture. So I'm starting from this point. ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कोड जनरेशन फेज से रिलेटेड. Now I'm here at symbol table management. ये आपकी सब फेजेस कहलाती है. इसमें सिंबल टेबल मैनेजमेंट आप लोगों को बताया था कि सिंबल टेबल मैनेजमेंट में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेंटेनिंग अ टेबल. हम एक जो है टेबल मेंटेन कर रहे हैं. सिंबल टेबल में क्या स्टोर हो रहा है? स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिफायर्स यूज्ड इन द प्रोग्राम. ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग अ रिकॉर्ड, जैसे आपके स्ट्रक्चर वगैरह हैं, स्ट्रक्चर हैं, यूनियन है, इस तरह की चीज़ें जो है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होगी. विद फील्ड्स फॉर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द आइडेंटिफायर. और ये एट्रीब्यूट जो आइडेंटिफायर के उन सब की इंफॉर्मेशन जो वो है वो भी यहाँ पर आपकी स्टोर हो जाएगी. इट अलाउज टू फाइंड द रिकॉर्ड फॉर ईच आइडेंटिफायर क्विकली. ठीक है. इस टेबल से क्या आपको एडवांटेज मिल रहा है कि इससे आप आसानी से डेटा जो है फाइंड कर सकते हैं एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम दैट रिकॉर्ड. और उस डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, आप ढूंढ भी सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं. Whenever an identifier is detected in any of the phases, it is stored in the symbol table. And remember that आप जब प्रोग्राम को रीड कर रहे हैं, जैसे आपको कोई आइडेंटिफायर मिलता है, कभी भी मिलता है, so that identifier is stored in the symbol table. ये आपका सिंबल टेबल में स्टोर. जब भी आप इसको कहीं डिटेक्ट करें कि आपको कोई आइडेंटिफायर मिला है, जब भी डिटेक्ट होगा, इट विल बी स्टोर्ड इन दी सिंबल टेबल. ये आपका सिंबल टेबल में स्टोर हो जाएगा. देन there's a error handling phase. ठीक है. ये फेज क्या आप सब फेज कह सकते हैं. ठीक है. ये बाकी जो सारी फेजेस हैं उन सब में जो भी एरर्स हो रही हैं वो आपकी यहाँ पर हैंडल की जाएंगी. एरर हैंडलिंग के लिए एक अलग से जो है वो हैंडलर बना दिया है, वो इन सब चीज़ों को देखेगा. ईच फेज कैन एनकाउंटर एरर्स. हर फेज में हो सकती हैं. आफ्टर डिटेक्टिंग एन एरर, अ फेज मस्ट हैंडल द एरर सो द कंपाइलेशन कैन प्रोसीड. ठीक है. अगर कोई एरर होती है तो आपको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसे जो है वो हैंडल करना है कि इसको कैसे आप आगे बढ़ेंगे. तो अपना माइक जो है वो ऑफ रखिए. इन लेक्सिकल एनालिसिस एरर्स अकर इन सेपरेशन ऑफ टोकन्स. यहाँ पर आपके पास जो एरर्स होती हैं वो सेपरेशन ऑफ टोकन्स में हो जाती है कि आपका टोकन सही जनरेट नहीं हो रहा है. ठीक है. सिंटैक्स एनालिसिस में क्या होती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंटैक्स ट्री. कि आप जो सिंटैक्स ट्री बना रहे हैं वो सिंटैक्स ट्री आपका सही नहीं बन पा रहा है, इस तरह की एरर्स हो सकती हैं. सिमेंटिक एनालिसिस में एरर्स अकर व्हेन द कंपाइलर डिटेक्ट्स कंस्ट्रक्ट्स विद राइट सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बट नो मीनिंग एंड ड्यूरिंग टाइप कन्वर्जन. आपने जो स्टेटमेंट देखा, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. राइट सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर. ठीक है. स्ट्रक्चर उसका सही है बट नो मीनिंग, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था. ठीक है. एंड ड्यूरिंग टाइप कन्वर्जन, और जब आप टाइप कन्वर्जन करते हैं उस वक्त भी कुछ एरर्स उसमें मिलते हैं. कोड ऑप्टिमाइजेशन में एरर्स हो सकती है. इसमें क्या एरर हो सकती है? इफ द रिजल्ट इज अफेक्टेड बाय ऑप्टिमाइजेशन. आपको बताया था कि आप ऑप्टिमाइज करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन से आपका एंड रिजल्ट जो है वो अफेक्ट ना हो. द रिजल्ट शुड रिमेन सेम. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपने ऑप्टिमाइज किया तो आपका जो है वो जो एरे था उसके साइज आपने हाफ कर दिया, बाकी हाफ जो है गायब कर दिया, कि इससे आपका मेमोरी स्पेस भी ऑप्टिमाइज हो गया और स्पीड भी ऑब्वियसली जो है वो बढ़ जाएगी आप अगर साइज कम कर देंगे. सो इट शुड नॉट बी द केस. आप जब ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो आपको एज इट इज ऑप्टिमाइज करना है. आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपके नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स वो आपने हाफ कर दी. ठीक है. सो यू शुड कीप इन माइंड. ये चीज़ आपको जो है हमेशा दिमाग में रखनी है. और इन कोड जनरेशन इट शोज एरर व्हेन कोड इज मिसिंग. आपका कुछ कोड उसमें मिसिंग है तो इस तरह की एरर्स वहाँ पर हो सकती हैं. Now to illustrate the translation
ऑफ सोर्स कोड थ्रू ईच फेज कंसीडर स्टेटमेंट। ये आपका स्टेटमेंट देखिए, दिस इज द स्टेटमेंट। इसको जनरली सभी बुक्स में इसी तरह के कोई स्टेटमेंट लेके एक एग्जांपल के तौर पे समझाया गया कि आपका डिफरेंट फेजेस में व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, द फिगर शोज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट आफ्टर ईच फेज। यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है A equals to B प्लस C इंटू 2। ये आपका स्टेटमेंट है जो उसको आप एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पर ये मिट गया है, कुछ गड़बड़ हो गया प्रिंट में। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर स्टेटमेंट। ठीक है, आपका ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टेटमेंट है। आप इसको कंसीडर कर रहे हैं कि इफ दिस इज द स्टेटमेंट देन हाउ द स्टेटमेंट विल बी कन्वर्टेड। कैसे आपका स्टेटमेंट जो है वो कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले कौन सी फेज आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू सम स्कैनिंग, दिस इज कॉल्ड लेक्सिकल एनालिसिस फेज। तो आपकी सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस फेज हो रही है। लेक्सिकल एनालिसिस विल आइडेंटिफाई व्हाट आर डिफरेंट आइडेंटिफायर। तो इसने मालूम किया कि आपका ए जो है ये एक आइडेंटिफायर है, इक्वल का साइन यहीं लगा रहा। ID2 जो है आइडेंटिफायर है, ID3 जो है वो आइडेंटिफायर है। एंड दिस फेज इज इंटरेक्टिंग विद द सिंबल टेबल। ये आपके पास एक सिंबल टेबल है जिससे ये इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे आपका ए आया, ठीक है, यू एनकाउंटर्ड अ ए। ठीक है, आपको इस स्टेटमेंट को स्कैन करने पे क्या मिला? ए मिला। ठीक है, उसके बाद इक्वल का साइन आ के मालूम होगा कि आपका जो लेक्सिम है वो सिर्फ ए है। ठीक है, टोकन आपका जो है वो सिर्फ ए है। अगर इसके ए के आगे अगर 1 लगा होता तब भी आपका वैलिड आइडेंटिफायर हो जाता। तो जहां तक आपका वैलिड आइडेंटिफायर है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सो यू आर स्टोरिंग दिस इंफॉर्मेशन इन द सिंबल टेबल एंड दिस इज कैटेगराइज्ड एज आइडेंटिफायर। तो इसको आपने ID1 कर दिया। इसी तरह आपको B मिला, इसको आपने ID2 कर दिया है। फिर आपको C मिला है, इसको आपने ID3 कर दिया है। सो दिस इज हाउ यू आर स्कैनिंग द स्टेटमेंट एंड स्टोरिंग ईच आइडेंटिफायर इन द सिंबल टेबल। जो भी आपको मिल रहा है उसको आप सिंबल टेबल में स्टोर करते आ रहे हैं। इन सबको आपने सिंबल टेबल में स्टोर कर दिया। वंस यू हैव स्कैन देन योर स्टेटमेंट इज कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्मेट। ठीक है, ID1 इक्वल्स टू ID2 प्लस ID3 इंटू 2, इसमें कन्वर्ट हो गया। नाउ कम्स दी सिंटैक्स एनालिसिस फेज। अब आपकी सिंटैक्स एनालिसिस फेज आई। पहली फेज आपकी ये हो गई, दूसरी फेज आपकी यहाँ पर हो गई। ठीक है, व्हेन यू आर इन सिंटैक्स एनालिसिस फेज यू आर क्रिएटिंग अ सिंटैक्स ट्री। तो यहाँ पर आपने सिंटैक्स ट्री क्रिएट किया है। जो स्टेटमेंट था दैट स्टेटमेंट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ सिंटैक्स ट्री। हाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टेटमेंट को आपने डराइव किया इन द फॉर्म ऑफ ट्री। इफ यू ट्रेवर्स दिस ट्री, ठीक है, तो ये आपको वही स्टेटमेंट रिटर्न कर देगा। ID1 इक्वल्स टू ID2, ठीक है, प्लस ID3 इंटू 2। इस तरह से आप जो है इसको ट्रेवर्स करेंगे तो आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो ये आपके पास सिंटैक्स ट्री जनरेट होगा सिंटैक्स एनालिसिस फेज में। ये आपने सिंटैक्स ट्री जनरेट कर लिया। वंस द सिंटैक्स ट्री इज जनरेटेड देन यू विल गो फॉर सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में आपको बताया था क्या काम करना है हमें। सिमेंटिक एनालिसिस वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल और नॉट। ठीक है, कोई और उसमें प्रॉब्लम तो नहीं। सिमेंटिक मतलब उसकी मीनिंगफुल। ठीक है, जो स्टेटमेंट हमारा है दिस स्टेटमेंट वाज ऑलरेडी मीनिंगफुल। अब इसमें आपका टाइप कन्वर्जन की जरूरत पड़ी। ID1, ID2, ID3 ये सब आपके इंटीजर टाइप के थे या मे बी दे आर फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। ठीक है, और ये जो 2 है दिस इज डेफिनेटली इंटीजर। इसमें कहीं कोई डॉट नहीं लगा हुआ, कोई उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इट मींस दिस इज इंटीजर। एंड इफ यू आर परफॉर्मिंग सम रियल कैलकुलेशन देन यू नीड टू कन्वर्ट दिस 2 इनटू रियल फॉर्म। ठीक है, रियल नंबर के फॉर्म में आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अ फंक्शन हैज बीन कॉल्ड दैट कैन कन्वर्ट दिस 2 इनटू अ रियल नंबर। इसके लिए आपने एक फंक्शन को कॉल किया जो इस 2 को रियल नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सो नाउ यू हैव जनरेटेड दिस आफ्टर सिमेंटिक एनालिसिस दिस इज द ट्री। ठीक है, जो आपके पास ट्री था वो इस फॉर्म में रह गया।
नाउ कम्स द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज। ठीक है, अब आपके पास इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की फेज आई। सो व्हाट आर डिफरेंट वेरिएबल दैट नीड टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले आपने किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैसे आप जो रूट जो आपके समझिए कि बॉटम वाले नोड हैं उनको सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप रूट की तरफ जाएंगे, जो लीफ नोड्स हैं वहां से आप स्टार्ट करेंगे जो भी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इनटू रियल फंक्शन को कॉल किया और टू को कन्वर्ट किया, एंड दिस वेरिएबल हैज बीन दिस टू हैज बीन स्टोर्ड इन द वेरिएबल टेम्प। ठीक है, इसको आपने टेम्प 1 में स्टोर कर दिया। देन आप जरा ऐसा रखिए दिखता रहे। ठीक है, देखिए आप अगर देखें यहाँ से तो सबसे पहले आपने ये चीज़ परफॉर्म करी लेवल के हिसाब से, ट्री में सबसे नीचे सबसे पहले ये चीज़ आपकी परफॉर्म होगी। आप कह सकते हैं बॉटम अप आपकी जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही। तो सबसे पहले आपने इस फंक्शन को कॉल किया। ना दिस कैलकुलेशन विल बी परफॉर्म्ड id3 into this temp1. So this calculation has been performed id3 into temp1 and this has been stored in temp2 वेरिएबल। ये दूसरे वेरिएबल में आपने स्टोर कर लिया। देन आपके पास यहाँ पर कुछ रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट आपने जो इन टूरियल वाला था इसे आपने temp1 में स्टोर किया था। इस लेवल पे आपके पास जो रिजल्ट आया उसको आपने temp2 में स्टोर किया है। इस लेवल पे जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप temp3 में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ temp3 में id2 प्लस temp2 कर लिया, ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो गई ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ राइट हैंड। आप अगर देखें इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड में आपके पास एक वेरिएबल रह गया और राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन होकर आपको मिल गया। सो इट मीन्स दिस इज द रिजल्ट। सो यू विल असाइन दिस रिजल्ट टू id1। id1 को आपने temp3 असाइन कर दिया। सो दिस इज योर फाइनल कैलकुलेशन, ये आपकी फाइनल कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, दिस इज अवर इंटरमीडिएट कोड। इसको आप देखें तो आप कह सकते हैं दिस इज इन 3 एड्रेस फॉर्म। आपको कल बताया था कि आपके पास एक 3 एड्रेस फॉर्म होती है जिसमें हम इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन 3 एड्रेस फॉर्म देयर आर एट मोस्ट 3 ऑपरेंड्स। ठीक है, आपके पास एट द मोस्ट 3 ऑपरेंड्स होते हैं। 3 उससे कम हो सकते हैं लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो आप अगर देखें ज्यादातर स्टेटमेंट में आपके पास 3 ऑपरेंड्स है लेकिन किसी में 3 से कम भी है। जैसे लास्ट स्टेटमेंट id1 इक्वल्स टू temp3 है तो इसमें 2 ही ऑपरेंड्स है। इज दैट क्लियर? ये आपने इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर लिया। ये आपके एक एग्जाम्पल स्टेटमेंट से ये प्रोसेस पूरा समझाया गया है कि आप कैसे कंपाइलर जो है काम करता है। ठीक है, नाउ यू हैव जनरेटेड द इंटरमीडिएट कोड, नाउ वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज दिस कोड। तो आपको इस कोड को ऑप्टिमाइज करना है। सो दिस टू instead of converting it into real with the help of a function, we can simply convert 2 by making it 2.0, isn't it? आप ये जो है वो काम कर सकते हैं कि आप बजाय इसको इस फंक्शन को कॉल करने की इनटू रियल, आप 2 को पहले रियल में कन्वर्ट करें फिर उसे वेरिएबल में स्टोर करें एंड देन यू मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या काम किया है कि 2 की जगह हमने लिख दिया 2.0। दिस इज अ काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अब आपको फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है, नो कैलकुलेशन इज नीडेड एंड योर 2 इज कन्वर्टेड इनटू रियल नंबर डायरेक्टली। ये बिना किसी एफर्ट के आपने रियल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ यू आर मल्टीप्लाइंग विद id3 डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन temp1 we have directly converted 2 into 2.0। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लिकेशन जो आपने यहाँ पर काम किया था दैट वाज स्टोर्ड इन temp2, तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन temp2 वी हैव स्टोर्ड इट इन temp1। इसको आपने temp1 में ही स्टोर कर दिया। अभी आपके पहले टेम्परेरी वेरिएबल में ये रिजल्ट आपका स्टोर हो गया है। उसके बाद आपने temp2 की भी जरूरत नहीं पड़ी। temp1 में आपके पास इतनी कैलकुलेशन आ गई id3 into temp1 वाली, यानी 2 को मल्टीप्लाई करने वाली कैलकुलेशन ऑलरेडी इसमें आ गई। आपको सिर्फ id2 को इसमें ऐड करना है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग another temporary variable we have optimized with the help of this statement id1 equals to id2 plus temp1। so this will give the same result। इससे भी आपको जो रिजल्ट ऊपर वाले स्टेटमेंट से मिल रहा था, although there are 4 statements and here there are only 2 statements but result will remain same। आप चाहे कुछ करके देख लें, कोई भी आप वैल्यू इसमें
प्रोवाइड करें, बट रिजल्ट विल रिमेन सेम. सो दिस इज हाउ वी ऑप्टिमाइज कोड. ठीक है, ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल के रेफरेंस में हो गया. अदरवाइज आपके पास अगर कोई दूसरा कंपाइलर है, आप कोई दूसरे स्टेटमेंट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें, सो इट विल डिपेंड कि कितना ऑप्टिमाइज हो सकता है. इसमें तो आप समझ सकते हैं कि आपने 50% ऑप्टिमाइजेशन जो है परफॉर्म कर दिया है. नाउ कम्स द कोड जनरेटर. कोड ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आपका ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली. नाउ वी वांट टू रन दिस कोड ऑन द मशीन, सो वी नीड मशीन कोड. सो टू जनरेट मशीन कोड वी आर कॉलिंग द कोड जनरेटर फेज. ठीक है, अब आप जो है कोड जनरेटर फेज में जो है वो एंटर हो गए. नाउ these are the statement which need to be converted into machine code. इन स्टेटमेंट्स को आपको मशीन कोड में जो है वो कन्वर्ट करना है. हाउ विल यू कन्वर्ट? इनको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये कुछ सैंपल आप कह सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल मशीन के लिए इंस्ट्रक्शंस जो है वो अज्यूम किए गए. तो इन इंस्ट्रक्शन को हम कंसीडर करें कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर है जिसके लिए हम मशीन कोड जनरेट करना चाह रहे हैं. सो टू स्टोर ID3, जो हमारा ID3 वेरिएबल था, ठीक है, उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे? वी नीड सम रजिस्टर. ठीक है, आपको उसे किसी ना किसी रजिस्टर में स्टोर करना पड़ेगा. सो ID3 हैज बीन स्टोर्ड इन रजिस्टर R2. इसको आपने R2 रजिस्टर में स्टोर कर दिया. देन फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लीकेशन हैज बीन परफॉर्म्ड. यहाँ पर मूव किया गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को. यहाँ पर आपका पहला काम था कि आपने अपने ID3 को स्टोर किया. सेकंड स्टेप में आपने क्या किया? यू आर मल्टीप्लाइंग R2, जो भी रजिस्टर में यानी आप ID3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली. तो आप ID3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. #2.0 लिखने का मतलब होगा ये आपका कांस्टेंट नंबर, इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, फिर अगेन आपने दूसरा वेरिएबल जो है वो मूव किया, रजिस्टर में स्टोर किया उसको भी. R1 में आपने स्टोर किया, अभी R2 में स्टोर किया था. नाउ यू हैव स्टोर्ड ID2 इन R1. ये जो आपके पास सेकंड आइडेंटिफायर था इसको आपने रजिस्टर R1 में स्टोर किया. एंड देन यू परफॉर्म सम फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन. So R2 and R1 will be added. Now you have to store your result back to the variable ID1. जो आपका ID1 था उसमें आपको रिजल्ट वापस से स्टोर करना है. So we are moving again. यहाँ पर आपने दोबारा से मूव स्टेटमेंट कॉल किया है. मूव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मूव एफ को आप समझ सकते हैं, मूव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. तो आपने यहाँ पर जो R1 रजिस्टर में रिजल्ट है, दैट रिजल्ट हैज बीन मूव्ड इनटू वेरिएबल ID1. वेरिएबल इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग सम मेमोरी लोकेशन. तो आप उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर अपना रिजल्ट वापस जाकर राइट कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी आर जनरेटिंग मशीन कोड. ये आपके पास मशीन कोड आ गया. दिस कोड कैन बी रन ऑन द मशीन. जिस मशीन के लिए आपने इस कोड को जनरेट किया उस मशीन पर ये कोड आपका डायरेक्टली रन हो सकता है. सो दिस इज द पर्पस ऑफ कंपाइलर एंड दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द कंपाइलर, जिनसे होते हुए पूरा प्रोग्राम आपका गुजरेगा और ईच स्टेटमेंट विल बी कन्वर्टेड लाइक दिस. ठीक है, एक आपका ब्रीफ आइडिया था कि आप कैसे जो है कंपाइलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. दिस इज योर स्टेटमेंट. आपने लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म किया, सिंबल टेबल आपकी जो है पॉपुलेट हो गई, उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर कर दी. फिर आपने सिंटेक्स ट्री जनरेट किया है. सिंटेक्स ट्री में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ से उठा लेंगे कि कितने आइडेंटिफायर्स हैं. देयर आर 3 आइडेंटिफायर्स. ठीक है, उसमें कौन कौन से आपके पास ऑपरेटर्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी. फिर आप सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं. सो ईच फेज में कम्युनिकेट विद सिंबल टेबल. ठीक है, और अगर कोई एरर होती है तो आप किसी भी एरर के केस में यहाँ पर आप एक एरर हैंडलर और बना देते हैं, जिसमें उन एरर्स को हैंडल करने का आप मेथड लिख देते हैं. ठीक है, यहाँ पर एरर हैंडलर नहीं बना हुआ क्योंकि आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाएगा कि आप समझ लीजिए कि आपने कोई सही स्टेटमेंट ही अगर लिखा है, सो देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर. ठीक है, बट व्हेन वी आर डिजाइनिंग द कंपाइलर वी नीड एरर हैंडलर. ठीक है, आपको वहाँ पर एरर हैंडलर की भी जरूरत पड़ेगी और सिंबल टेबल मैनेजमेंट तो हमेशा चाहिए आपको. These are some cousins of compiler. cousins मतलब जो इसकी हेल्प के लिए और आपके पास टूल्स अवेलेबल है. प्री प्रोसेसर यू ऑलरेडी नो. ठीक है, प्री प्रोसेसर जानते हैं आप लोग. प्री प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोसेसेस इट्स इनपुट डेटा टू प्रोड्यूस आउटपुट दैट इज यूज्ड एज इनपुट टू अनदर प्रोग्राम. यानी आपके पास जो सी का प्रोग्राम बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, वी राइट हैश डिफाइन. सो वी डिफाइन सम कॉन्स्टेंट्स, सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट. वी इंक्लूड सम फाइल्स, हैश इंक्लूड. तो आप कुछ फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो कुछ
कांस्टेंट सिंबल कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं। कुछ जहाँ भी हम वो मैक्रो प्री प्रोसेसिंग और भी कर लेते हैं, कहीं आप मैक्रोज लिख देते हैं जिनमें कुछ कैलकुलेशन भी परफॉर्म हो जाती है। सो दीज आर डिफरेंट वर्क्स दैट कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ प्री प्रोसेसर। ये सब काम जो है वो प्री प्रोसेसर कर सकता है, ठीक है। तो उसमें आपकी मैक्रो प्री प्रोसेसिंग आ जाती है। जो आप टास्क देखें इसमें प्रोसेसर से आप प्री प्रोसेसर मैंने आप लोगों को फर्स्ट में भी बताया था। प्री का मतलब क्या है, ये आपका बेसिकली प्रोसेसिंग हम कह रहे हैं कंपाइलेशन के पार्ट को, ठीक है। सो दिस इज बिफोर कंपाइलेशन, ये आपका काम जो है कंपाइलेशन से पहले हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग एंड द टूल दैट इज हैंडलिंग दिस थिंग इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर। तो प्री प्रोसेसर इन सब कामों को कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करता है, मैक्रो प्री प्रोसेसिंग करता है। मैक्रो प्री प्रोसेसिंग, फाइल इंक्लूजन, जो आप फाइल्स इंक्लूड करते हैं। रेशनल प्री प्रोसेसर्स, ये भी आपके पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं। लैंग्वेज एक्सटेंशंस, जो लैंग्वेज में फीचर नहीं है वो फीचर भी आप जो है यहाँ प्री प्रोसेसर के थ्रू सपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। आपके पास लैंग्वेज मान ली वो चीज़ सपोर्ट नहीं कर रही, मगर आपने एक नया फीचर बनाया और वो अपने लैंग्वेज में इंक्लूड कर दिया, आप अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं। बिफोर executing the program or before compilation of the program, that program will be expanded with the help of a preprocessor। तो आपने अगर कोई नया उसमें फीचर डाला तो प्री प्रोसेसर उसको हैंडल कर सकता है। इस तरह का लैंग्वेज में एक्सटेंशन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैक्रो प्री प्रोसेसिंग क्या होती है, वैसे तो आप ऑलरेडी जानते ही। मैक्रो इज अ रूल और पैटर्न that specifies how a certain input sequence should be mapped to an output sequence according to a defined procedure, ठीक है। आपने एक डिफाइंड प्रोसीजर बना रखा है। जैसे आप कहते हैं कि आपने बनाया हैश सी में, जो आप बनाते हैं हैश डिफाइन पाई 3.14 पॉइंट बनाने की तो यहाँ पर 3.1415 ये आपने डिफाइन किया। सो वेर एवर यू फाइंड पाई इन योर प्रोग्राम, द प्री प्रोसेसर विल रिप्लेस दिस पाई विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो ये आपने एक पैटर्न बना रखा है, ठीक है। सो व्हाट इज मैक्रो? मैक्रो इज अ रूल, ठीक है। या तो कुछ रूल है या कुछ पैटर्न है, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न, ये आपने पैटर्न बनाया है कि अगर इसमें पाई मिलता है देन दिस पाई विल बी कन्वर्टेड इनटू 3.1415, ठीक है। और कभी आपके पास रूल हो सकता है। किस तरह से आप कर रहे हैं, आपने सपोज डिफाइन किया हैश सी के हिसाब से बता रहा हूं मैं, हैश डिफाइन स्क्वायर ऑफ एक्स, क्या होता है एक्स इंटू एक्स, लेकिन इसमें एहतियात के तौर पे आप एक ब्रैकेट्स और लगा दें। अगर आप बनाते हैं सी में बिना ब्रैकेट के, उसमें फिर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का मसला पड़ जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, सो यू विल गेट करेक्ट रिजल्ट। यहाँ पर आपके पास जब स्क्वायर आएगा विद आर्गुमेंट एक्स, देन दिस विल बी एक्सपेंडेड इनटू एक्स, ये आपका एक्स इंटू एक्स में एक्सपेंड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफाइंड प्रोसीजर। तो ये आपका डिफाइंड प्रोसीजर हो गया जिसके थ्रू ये चीज आपकी कन्वर्ट हुई है। दिस मैपिंग प्रोसेस दैट इंस्टेंशिएट अ मैक्रो इनटू स्पेसिफिक आउटपुट सीक्वेंस इज नोन एज मैक्रो एक्सपेंशन। तो जहां भी आपका स्क्वायर एक्स मिलेगा प्रोग्राम के अंदर, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्स इंटू एक्स। और इससे कुछ ज्यादा लेंथी भी हो सकता है आपके पास जो मैक्रो आपने लिखा हुआ है, तो ये आपका मैक्रो एक्सपेंशन कहलाता है। सो दीज थिंग्स आर हैंडल्ड बाय मैक्रो प्री प्रोसेसर, ठीक है। ये आपका मैक्रो प्री प्रोसेसर जो है वो उस चीज को हैंडल कर रहा है। नाउ कम्स फाइल इंक्लूजन। प्री प्रोसेसर्स इंक्लूड हेडर फाइल्स इनटू द प्रोग्राम टेक्स्ट। जो आपके पास प्रोग्राम टेक्स्ट है उसमें आप हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे आपने देखा कि हैश इंक्लूड से आप क्या करते हैं, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड stdio.h। सो यू आर इंक्लूडिंग मैनी फाइल्स। आप अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी फाइल्स जो है वो इंक्लूड करवा रहे हैं। सो प्री प्रोसेसर का ये भी काम है कि आपने जो भी हेडर फाइल लिखी उसमें जो फंक्शन आपने यूज करना था वो पूरा कंटेंट या उस पर्टिकुलर फंक्शन को वो आपके प्रोग्राम में ऐड कर देता है। तो ये काम भी आपका मैक्रो प्री प्रोसेसर कर रहा है। रेशनल प्रोसेसर्स, these processors change
older languages with more modern flow of control and data structuring facilities. ये आपके रेशनैलिटी कुछ उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं. आपके पास पुरानी लैंग्वेज है कोई, ठीक है, उसमें वो फीचर्स नहीं है जो आपके पास नई लैंग्वेजेस में आजकल होते हैं. तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी पुरानी लैंग्वेज में कुछ नए फीचर्स डालकर उनको एक्सपेंड करके वापस पुराने में ही कन्वर्ट कर देते हैं, बट लिखने वाले के पर्पज से जो है उसमें कुछ नए फीचर्स इंक्लूड हो जाएंगे. ऐसे आपका लैंग्वेज एक्सटेंशंस, दीज प्रोसेसर्स अटेम्प्ट टू ऐड कैपेबिलिटीज. यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू ऐड कैपेबिलिटीज टू द लैंग्वेज बाय व्हाट अमाउंट्स टू बिल्ट इन मैक्रो. जो आपका बिल्ट इन मैक्रो आप कह सकते हैं उसको, जिससे आपके पास कुछ फीचर उसमें बढ़ गए. फॉर एग्जाम्पल, द लैंग्वेज इक्वल इज अ डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज एम्बेडेड इन सी. ये आपने इक्वल के नाम से, जैसे सीक्वल होता है, एसक्यूएल को सीक्वल बोलते हैं, ठीक है, ऐसे आपने इक्वल लैंग्वेज जो है वो बना दी. लैंग्वेज एक्सटेंशन पैक बना दिया, लैंग्वेज डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज एम्बेडेड इन सी. सी के साथ उसको आपने एम्बेड कर दिया. तो ये लैंग्वेज एक्सटेंशन हो गया. आप डेटाबेस की क्वेरीज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. डेटाबेस की क्वेरीज बेसिकली कैसे परफॉर्म हो रही हैं वो इसके इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से आपका डिपेंड करेगा. ठीक है. नाउ कम्स असेंबलर. ठीक है, वो आपके पास आया असेंबलर. Assembler creates object code by translating assembly instructions mnemonics into machine code. Assembler का काम क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर रहा है. जो आपका प्रोग्राम रन होगा वो कोड क्रिएट कर रहा है बाय ट्रांसलेटिंग असेंबली इंस्ट्रक्शंस. ये किसको ट्रांसलेट कर रहा है, असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन या जो निमोनिक्स होती हैं. जैसे आपने देखा होगा कि एलेक्साई, आपने शायद पढ़े होंगे एलेक्साई, या आपने पढ़ा था उसमें 8085 में मूव है, या LDA है, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली. ठीक है, इस तरह के आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स थी. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसमें कौन से इंस्ट्रक्शंस जो है वो अवेलेबल हैं, उनके कौन से निमोनिक्स हैं. तो दीज आर कॉल्ड निमोनिक्स. ये आपके शॉर्ट फॉर्म में जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इन्हें हम निमोनिक्स कहते हैं असेंबली लैंग्वेज में. ठीक है, सो इन निमोनिक्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करना ये असेंबलर का काम है into corresponding machine code. There are two types of assemblers. एक आपके कहलाते हैं वन पास, ठीक है, यानी आप एक ही बार में सारा काम खत्म कर रहे हैं. एक कहलाते हैं टू पास असेंबलर्स. ठीक है, जो वन पास असेंबलर होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, दे नीड टू गो थ्रू द सोर्स कोड वंस. सोर्स कोड को ये एक बार रीड कर रहे हैं क्योंकि उसमें एक ही पास है, तो आपने एक बार रीड कर लिया. and assume that all the symbols will be defined before any instruction that references them. और जब आप एक ही बार स्कैन करते हैं तो आपको ये assumption मान के चलना पड़ता है कि इसमें जो भी आपके पास वेरिएबल्स आएंगे, all the variables will be declared at the beginning of the or you can say before the usage. आपने यूज करने से पहले लिख चुके होंगे, डिक्लेयर कर चुके होंगे, यानी उनको रेफरेंस जब भी आएगा उससे पहले दे मस्ट बी डिक्लेयर. ठीक है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है. टू पास असेंबलर्स, इट क्रिएट अ टेबल. ये टू पास असेंबलर क्या काम कर रहा है, ये एक टेबल क्रिएट कर रहा है विद ऑल सिंबल्स एंड देयर वैल्यूज इन दी फर्स्ट पास. इसमें एक पास तो इसने ऐसे चला दिया, उस पास में क्या किया, जितने वेरिएबल्स आए, जितने सिंबल्स आए, सब सिंबल्स को एक टेबल में स्टोर कर दिया, उनकी इनिशियल वैल्यूज स्टोर कर दी, एंड देन यूज द टेबल इन सेकंड पास टू जनरेट कोड. और सेकंड पास में जो टेबल आपके पास जनरेट हुई थी उसको यूज किया कोड जनरेट करने के लिए, कि जो आपने टेबल में डेटा स्टोर किया है उस टेबल के डेटा को सेकंड पास में यूज कर रहे हैं, एंड इट विल जनरेट दी मशीन कोड. वो उससे फिर आप मशीन कोड जनरेट कर रहे हैं. तो ये आपका थोड़ा सा एडवांटेज हो जाए इसमें. ऑल्दो नंबर ऑफ पासेस हैव इंक्रीज्ड एंड यू नीड टू स्कैन द कोड 2 times. पहली बार में आपने एक बार पूरा कोड स्कैन किया, उसमें सिर्फ वेरिएबल्स या जो भी आपके पास इस तरह के सिंबल्स थे उन सबको आइडेंटिफाई किया और इन्हें एक टेबल में स्टोर कर दिया है. और फिर सेकंड टाइम आप दोबारा से स्कैन करेंगे एंड यू विल जनरेट द मशीन कोड. ठीक है, वन पास में आप एक बार ही रीड कर रहे हैं. पहली बार ही जब आप डेटा को रीड करते हैं तभी आपको कोई सिंबल मिलता है, आप उसे स्टोर भी कर सकते हैं और आगे यूज भी कर सकते हैं. तो इसमें आपको जो भी काम करना है वो सब एक ही पास में करना है. ठीक है, तो इसमें स्कैनिंग का काम बच जाता है, लेकिन आपका सिंगल पास होने की वजह से आपका और दूसरे ओवरहेड जो है बढ़ जाते हैं. टू पास में ये काम आसान है कि आपको ऑल्दो स्कैनिंग 2 बार करनी पड़ी, लेकिन एक बार आपने सिर्फ स्कैन किया है तो उसमें वेरिएबल, उसमें आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए, स्टोर कर दिया टेबल में, एंड देन इन सेकंड पास जो है यू आर ट्राइंग टू जनरेट द मशीन कोड. देन कम्स लिंकर्स एंड लोडर्स.
ठीक है, ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टूल है। लिंकर एंड लोडर, आपने जो मशीन कोड जनरेट कर दिया, इट मे बी सम एब्सोल्यूट मशीन कोड। ठीक है, आपने ऐसा मशीन कोड जनरेट किया जो एब्सोल्यूट मशीन कोड है, यानी आपने कहा कि दिस कोड शुड बी स्टोर्ड एट लोकेशन 1000 बिफोर रनिंग। ठीक है, जैसा आप उसमें माइक्रो प्रोसेसर लैब में आपने देखा होगा कि आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करते हैं, तो आप जब रन करेंगे आपको वहीं पर दोबारा से स्टोर करना पड़ेगा इफ यू वांट टू रन योर प्रोग्राम अगेन। ठीक है, सेम प्रोग्राम ही अगर आप स्टोर करना कंपाइल करना रन करना चाहते हैं तो आपको उसी लोकेशन पे स्टोर करना पड़ेगा, एंड दैट लोकेशन मे नॉट बी अवेलेबल ऑन द नेक्स्ट रन। कि जब आप अगली बार रन करना चाह रहे हैं वो लोकेशन हो सकता है इतने प्रोग्राम लिखे कि वो स्पेस आपका ऑक्यूपाई हो गया, अब यू नीड टू स्टोर योर प्रोग्राम एट सम अदर लोकेशन, बट नाउ योर ट्रांसलेशन इज नॉट करेक्ट। अब आप जब ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो गलत एड्रेसेस आपको जनरेट करके दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, दीज आर कॉल्ड लिंकर्स एंड लोडर्स। ठीक है, तो लिंकर देखिए पहले, लिंकर या लिंक एडिटर भी कहते हैं उसे। लिंक एडिटर का काम क्या है? लिंकर या लिंक एडिटर इज अ प्रोग्राम दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से मतलब ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, आपने मान लीजिए दो मॉड्यूल्स हो सकते हैं, दोनों को आपने अलग अलग कंपाइल किया, दोनों के ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो गए, मशीन कोड जनरेट हो गए, लेकिन ये डायरेक्टली रन नहीं हो सकते। ठीक है, इन्हें आपको प्रॉपरली एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल की फॉर्म में जनरेट करना होगा। ठीक है, जनरेटेड बाय अ कंपाइलर एंड कंबाइंस देम इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है वो जनरेट कर देगा। आपके पास एक से ज्यादा जो है ऑब्जेक्ट कोड अवेलेबल है, इन सबको क्या करना है? कंबाइन करना है। So three tasks of linker are, linker के तीन टास्क हैं। Searches the program to find library routines used by program। जो प्रोग्राम में आप यूज करते हैं ना, प्रिंट एफ आपने फंक्शन यूज किया, या आपने स्कैन एफ यूज किया, या आपने साइन एक्स कॉस एक्स फंक्शन यूज किया। ठीक है, तो सर्चेस द प्रोग्राम टू फाइंड लाइब्रेरी रूटीन्स यूज बाय द प्रोग्राम। लाइब्रेरी रूटीन आपने जो यूज किए हैं वो कहाँ पर स्टोर है। Determine the memory locations that code from each module will occupy and relocates its instruction by adjusting absolute references। और जो आपने absolute references दे रखे हैं, जब आप उसको लोड करेंगे, मान लिया आपने पहले जो कोड बनाया हुआ था वैसा था कि हमेशा 100 से ही स्टार्ट होगा। आप जब लिखते थे अगली लोकेशन, आपका assumption ये था कि आप अगर 100 पे स्टार्ट करेंगे देन फर्स्ट वेरिएबल विल बी स्टोर्ड। अगर आपने एक इंटीरियर स्टोर किया तो अगली लोकेशन कितनी हो जाएगी? 104 हो जाएगी, फिर उससे अगली कितनी हो जाएगी? 108 हो जाएगी। तो आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फिक्स किया हुआ है देन यू हैव टू स्टोर योर प्रोग्राम एट द सेम लोकेशन टू रन इट अगेन। आपको दोबारा रन करना है तो फिर उसी जगह स्टोर करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको उसी जगह करना पड़े, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? यू शुड मेक योर प्रोग्राम रीलोकेटेबल। आपका प्रोग्राम जब वो रीलोकेटेबल होना चाहिए, हम उसको रीलोकेट कर सकें, यानी हम उसको दूसरी जगह स्टोर करते हैं। अगर आप इस तरह से प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपने देखा कि आप कह रहे हैं कि आपकी स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, तो एक इंटीरियर स्टोर करने के बाद आप 104 पे पहुंचे। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट you can say that if your starting location is x and you store one integer, then you will move to location x plus 4। ठीक है, instead of saying that your program is stored at location 100, you are saying that your program is located at location x। अब जब आप x की वैल्यू चेंज करेंगे तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज, ये आपका एडवांटेज है कि हम कहाँ से प्रोग्राम अपना रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। determines the memory locations that code from each module will occupy। आपका जो कोड है वो कहाँ कहाँ किस लोकेशन पे स्टोर होगा, वो चीज़ यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करें। इसी को हम कहते हैं लिंकिंग का प्रोसेस जो होता है ना, कि आपने कहा कि इंट आई, अब ये आई कहाँ पर स्टोर होगा? दूसरे मॉड्यूल में आपने इंट जे डिक्लेयर किया हुआ, वो जे कहाँ पर स्टोर होगा? उनको जो लोकेशन चाहिए, मेमोरी चाहिए, वो सब आप स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड करें। उनकी कैलकुलेशन बेसिकली आप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। एंड relocates its instructions by adjusting absolute references। जो आपने absolute references दे रखे हैं उनको आप एडजस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, रिजॉल्व रेफरेंसेस अमंग फाइल, और जो आप एक फाइल से दूसरे फाइल में रेफरेंस कर रहे हैं उनको भी रिजॉल्व करने का काम जो है किसका है? लिंकर का है या लिंक एडिटर का है। दूसरा कंपोनेंट है लोडर। ठीक है, लिंकर ने एड्रेसेस जनरेट कर दिए। ठीक है,
एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊं, जैसे आपने देखा था कि हमने कुछ प्रोग्राम फर्स्ट ईयर में भी बनाए थे। वी आर राइटिंग सम एड्रेस के गो टू बैक, आपने इस तरह से लिखा था बैक, आपने कुछ वो बनाया था एक रेफरेंस पॉइंट, और यहाँ पर आपने लिखा था आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। उसके बाद आपने यहाँ पर चेक लगाया था इफ आई ग्रेटर देन से 10, देन गो टू पर्टिकुलर लोकेशन, ये आपने कह दिया कि नॉट इक्वल्स टू 10 कर दिया सपोज। लेस देन 10 है, देन यू आर गोइंग बैक, गो टू बैक। मैं आपको रेफरेंसेस के बारे में बता रहा हूँ, रेफरेंस हम कहते किसे हैं। तो आपके प्रोग्राम में ये लिखा हुआ है गो टू बैक, ठीक है। अब बैक का एड्रेस क्या है, तो जब आप इसे स्कैन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, बैक जो है वो आपका इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को, यानी कि जहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन स्टोर है उसको रेफर करता है, ठीक है। तो आपने बैक की लोकेशन जो है वो टेबल में स्टोर कर ली, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पर लिखा गो टू बैक, तो आप पहले ये भी सोच सकते हैं कि पहले आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया गो टू बैक, आपको नहीं मालूम है कि कहाँ पर जाकर ये जंप करेगा। तो जब आपको इस बैक की लोकेशन मिल जाएगी, देन यू विल रिप्लेस दिस बैक बाय द करस्पॉन्डिंग एड्रेस, आप इस बैक को करस्पॉन्डिंग एड्रेस से रिप्लेस करेंगे। तो ये सब आपका काम जो है कंपाइलेशन में हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू रन योर प्रोग्राम, आप ऐसे बैक करके नहीं रन कर सकते हैं। तो उसको कैसे रन करेंगे, उसके लिए हम जो है इसकी हेल्प ले रहे हैं कि हमने यहाँ पर गो टू बैक स्टेटमेंट जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गो टू बैक से तो ये जो रेफरेंसेस आ रहे हैं इन सब का हैंडल करने का काम जो है वो हमारे पास लिंकर का हो गया। अब लोडर का काम क्या है, लोडर इज दी पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द प्रोग्राम्स। ये आपका प्रोग्राम को लोड कर रहा है मेमोरी में, इन मेमोरी, वन ऑफ द इसेंशियल स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ प्रोग्राम। जो आपका प्रोग्राम रन करेगा, कहाँ से रन करेगा, वो काम लोडर डिसाइड करता है। आप करें कि आपको 100 लोकेशन से स्टार्ट करना है, तो लोडर ने आपके प्रोग्राम को लोड किया। ये 100 पे भी कर सकता है, 200 पे भी कर सकता है, 1000 पे भी कर सकता है। तो ये चीज आपको रीलोकेटेबल बनाना है कोड। अगर आपके पास रीलोकेटेबल कोड है, आपके पास सिमिलर जो है लिंक एडिटर या लिंकर जो है वो दोनों तरह के भी होते हैं कि आप एब्सोल्यूट कोड भी जनरेट करते हैं। इफ यू आर जनरेटिंग एब्सोल्यूट कोड, देन you the loader cannot load your program anywhere else in the memory। आप लोडर को वहीं, लोडर इज restricted now, loader has to load your program in particular memory location, ठीक है। लेकिन आपने अगर रीलोकेटेबल एड्रेस को जो कोड जनरेट किया, तो इन दैट केस लोडर कैन लोड योर प्रोग्राम एनीवेयर इन द मेमोरी, ठीक है। फिर आपका मेमोरी में कहीं भी लोड हो सकता है, जहां लोड होगा उसके हिसाब से आपके रेफरेंसेस जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अनदर थिंग। ये आपको कजिन्स ऑफ कंपाइलर में जो आपको बताया मैंने, आपको बताया था दो फेजेस। आप एक तरह से कहते हैं कि हमारे पास एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है। कंपाइलर कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू एंड्स, एक हमारे पास फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है। फ्रंट एंड को हम कह रहे हैं एनालिसिस पार्ट, ठीक है, जिसमें हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा फ्रंट एंड कहलाता है, और बैक एंड जिसमें हम सिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं वो बैक एंड कहलाता है। जो एनालिसिस वाला पार्ट है दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एनालिसिस में क्या काम करते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो किसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, जो हमारे पास सोर्स कोड है, ठीक है, जो भी सोर्स कोड है उसको आपने लेक्सिकल एनालिसिस में परफॉर्म किया। तो ये तो आपका सी में होगा या किसी भी दूसरी लैंग्वेज में। उसके बाद फिर आपने इसे लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म किया, तो इसी के जो है वो टोकन्स जनरेट होंगे। फिर इसी से आप जो है वो ट्री जनरेट करेंगे, सिंटेक्स ट्री। इसी से आप इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट करेंगे, IR इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपका मशीन इंडिपेंडेंट है। लैंग्वेज कौन सी आपकी, सी है, जावा है, सी शार्प है, पास्कल है, ठीक है, एडा है, कोई भी लैंग्वेज है। सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मशीन, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है। उसके बाद आपको टोकन जनरेट करना है, लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म करना है, मशीन इंडिपेंडेंट फेज है, ठीक है। आपको
सिंटैक्स एनालिसिस परफॉर्म करनी है, मशीन इंडिपेंडेंट फेज है। आपको इंटरमीडिएट कोड जनरेट करना है, मशीन इंडिपेंडेंट फेज है। तो दीज आर ऑल मशीन इंडिपेंडेंट फेजेस, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है मशीन इंडिपेंडेंट फेज है। बैक एंड में जो सिंथेसिस वाला पार्ट है वो मशीन डिपेंडेंट है। अब आपने इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर लिया, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के बाद आप जो है ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो जो ऑप्टिमाइजेशन है दैट में डिपेंड ऑन द मशीन। आप किस पर्टिकुलर मशीन के लिए कोड ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन है वो मशीन के हिसाब से हो सकता है आपकी मशीन जो है वो कुछ ज्यादा ऑप्टिमाइज कोड जो है वो आपको सपोर्ट करती हो। सो इन दैट केस योर ऑप्टिमाइजेशन इज मशीन डिपेंडेंट, ठीक है। आपकी मशीन जो है वो उस पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन को अगर अलाउ कर रही तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। सारे ऑप्टिमाइजेशन हर मशीन पर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका मशीन कोड जनरेट होगा, यानी IR से आप ऑप्टिमाइजेशन पे जाएंगे। ऑप्टिमाइजेशन के बाद आप जो है वो कोड जनरेशन में जाएंगे। कोड किसके लिए जनरेट करना है? यू नीड टू जनरेट द कोड फॉर अ पर्टिकुलर मशीन। आपको कोड जो किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए जनरेट करना है। सो दिस हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन सम मशीन। ये आपका मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होना मस्ट है। ऐसा नहीं कि आप इसको मशीन जो है वो नहीं भी अवेलेबल तब भी आप या किसी भी हाइपोथेटिकल मशीन के लिए कर देंगे। ये आप मशीन के लिए बेसिकली जनरेट कर रहे हैं। सो दिस इज बैकएंड। तो आपने इसे दो एंड में डिवाइड कर दिया, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। इस तरह से हम फेजेस कहते हैं। हमारे पास जो कंपाइलेशन का काम है वो हम कितने फेज में कर सकते हैं। जैसा भी आपने असेंबलर के केस में पढ़ा था कि आपके पास 2 पास असेंबलर और 1 पास असेंबलर हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास जो कंपाइलर है वो भी आपके पास सिंगल पास कंपाइलर हो सकता है और मल्टी पास हो सकता है, ठीक है। कंपाइलेशन द कलेक्शन ऑफ फेजेस इज डन ऑन ओनली वंस। सिंगल पास अगर आप जो है कलेक्शन ऑफ फेज इज डन और मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, या आप कई बार कर रहे हैं तो वो मल्टी पास कंपाइलर कहलाएगा। सिंगल पास या मल्टी पास, एक बार में आप काम कंप्लीट कर रहे हैं तो सिंगल पास, अगर एक से ज्यादा बार में कंप्लीट कर रहे हैं तो मल्टी पास कहलाएगा। सिंगल पास यूजुअली रिक्वायर एवरीथिंग टू बी डिफाइंड बिफोर बीइंग यूज्ड इन द सोर्स प्रोग्राम। जैसा आपका असेंबलर केस में था वही चीज यहाँ पर भी होगी। जो भी चीज आप यूज करने वाले हैं इट मस्ट बी डिफाइंड बिफोर द यूसेज, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम में हर चीज वहां पर डिफाइन होनी चाहिए। और मल्टीपास में कंपाइलर में हैव टू कीप एंटायर प्रोग्राम रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी। अगर मल्टीपास यूज कर रहे हैं तो हमने एक बार जो प्रोग्राम रीड कर लिया देन दैट प्रोग्राम हैज टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी। उसको आपको मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखना है। ओनली देन यू विल बी एबल टू यूज इट इन द नेक्स्ट पास, ठीक है। तो सेवरल फेजेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू वन सिंगल पास। तो आपकी कई सारी फेजेस जो है वो एक पास में ग्रुप की जा सकती हैं। एंड एक्टिविटीज ऑफ दीज फेजेस, ठीक है, आर इंटरलीव्ड ड्यूरिंग द पास। और इनकी जो जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो सब जो है इंटरलीव्ड हो सकती हैं, यानी आपस में जुड़ी हुई हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन माइट बी ग्रुप्ड इनटू वन पास। इनको आपने वन पास जो है वो बना दिया है। इन सबको जो है सिंगल फेज बना दिया। ये आपका फर्स्ट फेज हो गई, सेकंड फेज हो गई। तो ये आपके पास कंपाइलर के पासेस कहलाते हैं। एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान दिए कि जो हमने फ्रंट एंड और बैक एंड में जो डिवाइड किया इसको पूरे ग्रुपिंग किए फेजेस की, तो उससे एक एडवांटेज और है कि आपके पास सोर्स कोड में है। सपोज यू आर जनरेटिंग यू आर राइटिंग अ कंपाइलर फॉर सी। आप यहाँ सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर लिख रहे हैं। आप जो है सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर लिख रहे हैं तो आपने यहाँ लिख दिया सी, ठीक है। सी के लिए भी आपको यही सब काम करना है। यू विल जनरेट सम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अंडरलाइंग मशीन। आपकी मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपने चाहे सी के लिए लिखा, चाहे सी प्लस प्लस के लिए लिखा, या सपोज आपने जावा के लिए लिखा, या आपने जो है वो बेसिक के लिए लिखा। आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स कि हमें जो है ग्रुपिंग ऑफ फेजेस का क्या एडवांटेज मिल रहा है।
आपने चारों लैंग्वेज के लिए जो है सपोज कंपाइलर बनाया, काम क्या करेंगे स्टेटमेंट के ऊपर, तो इसी तरह के परफॉर्म आपको एक्शंस करने पड़ेंगे. यू विल डिवाइड इनटू टोकन्स एंड यू विल जनरेट अ सिंटैक्स ट्री एंड देन यू विल जनरेट द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. सो डिफरेंट लैंग्वेजेस मे बी कन्वर्टेड इनटू सेम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन. इन सबको आप जो है सेम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो सिंटैक्स ट्री आया उसको आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो सपोज यू आर हैविंग इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन सच एज 3 एड्रेस कोड, तो आपने उसमें 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर दिया. सिंस इट इज कन्वर्टेड, तो आपका कनेक्टेड है आप लोग कि नहीं? ठीक है. तो आपने किसी भी लैंग्वेज को आप सेम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसका एडवांटेज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडवांटेज क्या मिला है. ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया ना. सेम अब आपके पास सी को कन्वर्ट करना है या C++ को कन्वर्ट करना है, सो यू नीड 4 डिफरेंट बैकएंड फ्रंट एंड. अब आपको इससे कन्वर्ट करना है बेसिक को, तो इसके लिए आपको दूसरा फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा, इसके लिए दूसरा फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा, इसके लिए और इसके लिए. तो आपने 4 फ्रंट एंड बनाए. ठीक है. उन सबसे आपने कन्वर्ट किस में किया है? आपने एक ही इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया है ना. यू वांट टू जनरेट मशीन कोड फॉर अ सिंगल मशीन. आप एक ही मशीन के लिए अगर कोड जनरेट करना चाहते हैं, कंपाइलर बनाना चाहते हैं, तो अब आपको क्या करना है, जो बैकएंड वाली फेज है, जो बैकएंड है वो सेम आप सबके लिए यूज कर सकते हैं. अगर आपकी अंडरलाइंग मशीन सेम है, देन यू कैन यूज अ सेम बैकएंड फॉर ऑल डिफरेंट कंपाइलर्स. यानी आपने इतना काम जो है बचा लिया. यहाँ पर आपने मान ली 4 टाइम्स जो काम किया था, हियर यू आर परफॉर्मिंग इट ओनली वंस. आप इसको यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही बार परफॉर्म कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर ये भी केस हो सकता है कि आपके पास 4 डिफरेंट मशीन्स हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर दिस केस कि आप जो है सी के लिए आप कंपाइलर बना रहे हैं. ठीक है. आप जो है सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर बना रहे हैं. एक मिनट होल्ड करिए, देख लीजिए सर. नहीं आप जो है सी के लिए अगर कंपाइलर बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू रन कंपाइलर ऑन यूनिक्स, यू वांट टू रन योर कंपाइलर ऑन लाइनक्स और यू वांट टू रन ऑन विंडोज, तो सब की अंडरलाइंग मशीन जो है वो अलग अलग है, या आपके पास प्रोसेसर्स डिफरेंट है. सो यू आर हैविंग डिफरेंट प्रोसेसर्स. आपके पास अलग अलग तरह के प्रोसेसर जो है वो अवेलेबल है. नाउ यू हैव जनरेटेड सम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, तो आप कर ही सकते हैं. तो सबके लिए आपने सेम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको सेम फ्रंट एंड चाहिए. एक ही पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप कंसीडर कर रहे हैं, सो आपने एक फ्रंट एंड यूज किया. ठीक है. फ्रंट एंड से मतलब आपने जो ये वाला पोर्शन है वो आपने एक यूज किया, उसकी हेल्प से आपने सी को इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया. नाउ व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू जनरेट, अब आप यहां पर आपके पास आएगा बैकएंड. बैकएंड अब आप जो है वो क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव डिफरेंट बैकएंड्स. ठीक है. बैकएंड जो है वो आप यहाँ पर हमारे पास लाइनक्स पे रन करने के लिए अलग तरह का कोड जनरेट होगा, यूनिक्स के लिए अलग जनरेट होगा, विंडोज के लिए अलग जनरेट होगा. सो यू कैन हैव डिफरेंट बैकएंड्स. अब आपके पास एक बैकएंड इसके लिए बना सकते हैं, एक बैकएंड इसके लिए बना सकते हैं, और एक बैकएंड इसके लिए बना सकते हैं. सो सेम फ्रंट एंड कैन बी यूज्ड विद 3 डिफरेंट बैकएंड्स टू जनरेट 3 डिफरेंट कंपाइलर्स. तो आपने 3 कंपाइलर जनरेट कर लिए, लेकिन आपकी एफर्ट जो है वो सेव हो गई. बजाय इसके कि आप 3 अलग अलग फ्रंट एंड बनाते, आपने सेम फ्रंट एंड यूज किया है और 3 अलग अलग बैक एंड बना दिया. आपको अगर यूनिक्स पर रन करना है तो आपने, लाइनक्स पर रन करना है तो आपने अलग उसके लिए बैक एंड बना दिया, अंडरलाइंग आर्किटेक्चर अलग है. आपको यूनिक्स के लिए करना है उसके लिए अलग है, विंडोज के लिए करना है उसके लिए अलग है. सो यू कैन यूज सेम फ्रंट एंड विद डिफरेंट बैक एंड्स, और यू कैन यूज सेम
फ्रंट एंड, डिफरेंट फ्रंट एंड विद सेम बैक एंड। अगर आपकी अंडरलाइंग मशीन सेम है तो आप एक ही बैक एंड यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट आप जो है वो फ्रंट एंड यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पर 4 फ्रंट एंड यूज किए, तो आपने 4 फ्रंट एंड यूज करने से क्या एडवांटेज मिला, यू हैव जनरेटेड 4 कंपाइलर्स। लेकिन ये आप समझिए अगर 50% काम है तो आपने अभी 2 कंपाइलर के बराबर काम किया, यहाँ पर आपने 50% और किया, तो आपने 2.5 टाइम्स एफर्ट लगाई और आपने 4 कंपाइलर बना दिए। सो यू हैव सेव्ड अ लॉट। ठीक है, आपने इस वजह से ये हमने इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया, एक आपका मशीन डिपेंडेंट है और एक मशीन इंडिपेंडेंट है। इज इट क्लियर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिवाइडिंग इट इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस? फिर आपके पास आते हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल्स। टूल्स आपके जो हैं वो कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपना काम आसान कर सकते हैं। अगर आप कंपाइलर जनरेशन की फील्ड में या कंपाइलर बनाना चाहते हैं, सो दीज आर टूल्स। आपको मालूम है कि आपको पार्सिंग करनी पड़ती है, ठीक है, स्कैनिंग करनी पड़ती है, लेक्सिकल एनालिसिस। सो यू कैन जनरेट स्कैनर्स, आपके पास स्कैनर जनरेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको पार्सिंग करनी पड़ती है, सिंटैक्स एनालिसिस करनी पड़ती है, उसके लिए आप जो है सिंटैक्स एनालाइजर जो है वो भी जनरेट करवा सकते हैं। यानी जो आपका सिंटैक्स एनालिसिस करने वाला टूल है दैट कैन बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। दिस इज कॉल्ड YAC, ठीक है, ये आपका YAC कहलाता है। और यहाँ पर आप जो टूल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लेक्स। यहाँ पर एक लेक्स टूल होता है, यहाँ पर एक YAC टूल होता है। ये आपका एक्रोनिम है, येट अनदर कंपाइलर कंपाइलर, यानी कंपाइलर को कंपाइल करने वाला कंपाइलर ही, ठीक है, येट अनदर कंपाइलर कंपाइलर। सो इट्स वेरी फेमस, लेक्स एंड YAC, ठीक है। तो आप अगर कहीं जाएंगे तो आपको ये नाम सुनने को मिल जाएगा, लेक्स और YAC, ठीक है। लेक्स का काम जो है वो लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट करने का है, और इसका काम जो है वो सिंटेक्स एनालाइजर जनरेट करने का। तो ये दोनों टूल जो है बहुत ही यूजफुल टूल है। उसी तरह से आपके पास सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेटर्स भी अवेलेबल हैं, जो सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, ये भी आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन इसके लिए टूल्स अवेलेबल हैं आपके पास। ऐसे आपके पास ऑटोमेटिक कोड जनरेटर्स हैं कि आप जो है जो कोड जनरेट करना है उस टास्क को भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। डेटा फ्लो इंजन है आपके पास, डेटा फ्लो इंजन्स, तो ये भी आपके पास एक टूल है, डेटा फ्लो इंजन। इट डज कोड ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग डेटा फ्लो एनालिसिस, ठीक है। ये आपका डेटा फ्लो एनालिसिस यूज करके कोड ऑप्टिमाइजेशन में यूज करते हैं, ठीक है। दिस गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ वैल्यूज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे आपकी वैल्यूज जो है वो ट्रांसमिट हो रही हैं, उस चीज़ को एनालाइज करके ये कोड को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। ऑटोमेटिक कोड जनरेटर टेक्स कलेक्शन ऑफ रूल्स टू ट्रांसलेट इंटरमीडिएट लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। आपका इंटरमीडिएट जो रिप्रेजेंटेशन उसको मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए आप जो है कुछ ऑटोमेटिक कोड जनरेटर्स बना सकते हो, उसके कुछ रूल्स बना सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए ये सेंटेंस आपको जनरेट करना है। सो दीज आर सम टूल्स अवेलेबल, ठीक है। तो हमारे पास जो फेजेस हैं, ये हमने सब फेजेस के बारे में पढ़ लिया, टूल्स के बारे में पढ़ लिया, ग्रुपिंग ऑफ फेजेस के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम इसकी और डिटेल में जाएंगे कि लेक्सिकल एनालिसिस में हमको क्या क्या करना होता है, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग हियर, वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट, जो भी हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। सो यू मे डिस्कनेक्ट नाउ। आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दी है, सो दैट आई कैन स्टोर इट। Presenting